हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच आर आई एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम डेट तो आ चुका है, इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन जारी रखना है अभी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही टफ है, फिर भी आपको प्रिपरेशन जारी रखना है। वी रियली डोंट नो इफ द एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू पोस्टपोन और नॉट, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द consequences that will come through. You have to give your best in the next 20 or 25 days so that you can get up to the net, या फिर you can qualify in the JRF. So today's topic will be on the Factories Act 1948, the rest of the Factories Act. We have here exclusive explanation of the part 3. Okay, it is the last part. तो इस पार्ट में हम चैप्टर 6 से लेके एंड तक देखेंगे। तो सारे जो चैप्टर्स हैं, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो कि पढ़ाया नहीं गया है, वो सारे इस पार्ट में कवर कर दिया जाएगा। तो आज फैक्ट्रीज एक्ट का लास्ट पार्ट है। तो ये जो वीडियो है, ये आपके लिए नेट और जेआरएफ के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडियन नेट के लिए, तो इसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आपकी यूपीएससी पीयूएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी, और आईबीपीएस एसओ एचआर का या फिर पीएसयू लेवल का कोई एचआर का रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप पहले 2 पार्ट नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिए, यहाँ पे मैं कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर वीडियो के एंड में आपको उस 2 पार्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है एसआर साहू और ये है मेरा फेसबुक पेज का आईडी, ये ट्विटर हैंडल, और इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली क्विज प्रोवाइड करता हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, आपका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि एग्जाम लेवल का है, वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एचआरएम, ओबी, लेवल वेलफेयर, आईआर, एचआरडी, ये सारे का क्वेश्चन इस ग्रुप में मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टुडेज डिस्कशन विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर बी आई, जो कि आपका है वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स, जो कि आपका सेक्शन में है 51 फ्रॉम 51 टू 66। ठीक है, तो यहाँ पे डेली वर्किंग आवर ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिए। अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो नोट जरूर बनाइए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे डेली वर्किंग आवर्स नॉर्मल आपका है 9 आवर्स। ठीक है, और स्प्रेड ओवर यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में आपका है 10.5 आवर्स। तो स्प्रेड ओवर आपका क्या है, डेली वर्किंग आवर्स प्लस जो कि रेस्ट इंटरवल होता है, वो सबको मिला के आपका स्प्रेड ओवर है। तो डेली आपका नॉर्मल में स्प्रेड ओवर है आपका 10.5 आवर्स। तो यहाँ पे एग्जेम्प्टिंग रूल के केस में क्या है, यहाँ पे 10 आवर्स है डेली वर्किंग आवर्स, और यहाँ पे स्प्रेड ओवर है आपका 12 आवर्स एग्जेम्प्टिंग रूल्स के केस में। तो यहाँ पे एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स के केस में क्या है, 12 आवर्स है आपका डेली वर्किंग आवर्स, और स्प्रेड ओवर है यहाँ पे 13 आवर्स। तो ये हो गया आपका डेली वर्किंग आवर्स। तो अब देखते हैं वीकली वर्किंग आवर्स क्या है। वीकली वर्किंग आवर्स आपका नॉर्मल कंडीशन में है आपका 48 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन में वीकली वर्किंग आवर्स है, यहाँ पे ओवर टाइम इंक्लूड किया जाता है। ये सारे कंडीशंस में यहाँ पे वीकली वर्किंग आवर्स में ओवर टाइम इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जेम्प्टिंग रूल्स के केस में 60 आवर्स है, और एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स के केस में भी वीकली वर्किंग आवर्स आपका 60 आवर्स है। इन सारे केसेस में आपका ओवर टाइम इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स क्या है, एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स अगर कोई इमरजेंसी कंडीशंस हो गया या फिर ज़्यादा वर्कलोड हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में आपका ये जो एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स ये देता है, एग्जेम्प्ट करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंस्पेक्टर, यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका इंटरवल्स फॉर रेस्ट। तो इंटरवल यहाँ पे मिनिमम हाफ एन आवर रेस्ट दिया जा रहा है इन एवरी 5 आवर्स इंटरवल। ठीक है, 5 घंटा आपको काम करने में आपका एक जो हाफ एन आवर यहाँ पे 30 मिनट्स का रेस्ट मिनिमम आपको मिलना चाहिए कंटिन्यूस 5 घंटा आप काम करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर हैं, ये जो 5 आवर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू मैक्सिमम 6 आवर्स आप कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं मैक्सिमम, ये कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर। तो एक्स्ट्रा वेजेस, ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा वेजेस क्या है, डबल द रेट ऑफ ऑर्डिनरी वेज, ट्वाइस ऑफ द ऑर्डिनरी वेज। तो ऑर्डिनरी वेज जितना होगा, ऑर्डिनरी वेज अगर x है तो एक्स्ट्रा वेजेस जो ओवर टाइम केसेस में आपको 2x मिलेगा, तो डबल यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम ओवर टाइम। तो यहाँ पे पर क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर मतलब पर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स कंजिक्यूटिवली।
तो पर क्वार्टर यहाँ पे आपको मैक्सिमम ओवर टाइम मिलता है 100 आवर्स। ये किसके केस में, एग्जेम्प्टिंग रूल्स के केस में 100 आवर्स, और एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स जब हायर वर्कलोड होता है तब 115 आवर्स आपको पर क्वार्टर मैक्सिमम ओवर टाइम मिल सकता है। और ये जो 115 आवर्स है ये एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 125 आवर्स। ये किस केस में, पब्लिक इंटरेस्ट के केस में, कोई स्पेसिफाइड सिचुएशंस अगर है तो उस केस में यहाँ पे 125 आवर्स तक ये एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम ओवर टाइम पर क्वार्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट, अंडर द एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स मैक्सिमम ओवर टाइम पीरियड एट ए स्ट्रेच इज 7 डेज। तो यहाँ पे 7 दिन मैक्सिमम कंटिन्यूसली कोई ओवर टाइम कर सकता है अंडर द एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स। जब वर्कलोड ज़्यादा है, हायर वर्कलोड या फिर कोई उसी तरीके का इमरजेंसी कंडीशन है, तो उस केस में मैक्सिमम 7 डेज के लिए कोई ओवर टाइम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, वीकली हॉलीडेज। वीकली हॉलीडेज यहाँ पे आपको मिल रहा है फर्स्ट डे ऑफ द वीक फॉर एन अडल्ट वर्कर। तो अडल्ट वर्कर के लिए फर्स्ट डे ऑफ द वीक आपको मिल रहा है वीकली हॉलीडेज। अगर फर्स्ट डे यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है, अगर फर्स्ट डे यहाँ पे नहीं मिलता है, 1 ऑफ द 3 डेज इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, उस दिन से इमीडिएटली 3 दिन के अंदर बिफोर या फिर आफ्टर इमीडिएटली 3 डेज आपको मिलना चाहिए। बिफोर अगर मिला होगा तो भी चलेगा, अगर आफ्टर उस दिन अगर नहीं मिलता है तो आफ्टर इस दिन के 3 दिन के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फैमिली एक टर्म था यहाँ वहाँ पे। तो स्टैंडर्ड फैमिली का मीन्स क्या है, स्टैंडर्ड फैमिली में कौन कौन यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहे हैं। ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द वर्कर, यहाँ पे वर्कर है हिज और हर स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो यहाँ पे वो वर्कर खुद, उसके जो वर्कर का स्पाउस और साथ ही साथ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे उनके इंक्लूड होंगे बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल के अंदर जो 2 बच्चे होंगे वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे स्टैंडर्ड फैमिली के अंदर। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी वर्कर यहाँ पे एक टाइम पे 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता। ठीक है, 2 फैक्ट्री में यहाँ पे काम नहीं कर सकता, तो डबल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, तो डबल एम्प्लॉयमेंट आगे भी हम जाके पढ़ेंगे कि चिल्ड्रन के केस में भी ये रिस्ट्रिक्शन है, उसके केस में यहाँ पे पेनल्टी भी है गार्डियन या फिर पेरेंट को। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट के बाद यहाँ पे हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। तो वुमेन के केस में क्या है, प्रोहिबिशन है आपका, रात को 7 बजे से लेकर दिन सुबह 6 बजे तक यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। फ्रॉम 7 PM टू 6 AM यहाँ पे प्रोहिबिटेड है वर्किंग, पर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है किस केस में, यहाँ पे फ्रॉम 10 PM टू 5 AM यहाँ पे कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। पर यहाँ पे नाइट शिफ्ट के लिए उसको अलाउ किया जा सकता है, एम्प्लॉयर उनको नाइट शिफ्ट दे सकता है, ओनली इफ दे हैव गिवन कंसेंट इन रिटन। अगर वो रिटन में कंसेंट देते हैं, अपने एग्रीमेंट यहाँ पे देते हैं, वो एग्री होते हैं कि हम नाइट शिफ्ट करेंगे, तो उस केस में यहाँ पे ऑक्यूपायर उनको नाइट शिफ्ट के लिए भेज सकता है, नाइट शिफ्ट ड्यूटी उनको दे सकता है नाइट में। और उनका नाइट में घर को आना या फिर ऑफिस को आना, ऑफिस से जाना, वो सारे चीज़ें यहाँ पे ऑक्यूपायर देखेगा। उनका सेफ्टी के केस में यहाँ पे ऑक्यूपायर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे चैप्टर VII एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस। तो यहाँ पे यंग पर्सन इस केस में यहाँ पे एम्प्लॉय किया जा रहे हैं, इसका सेक्शन है यहाँ पे फ्रॉम 67 टू 77। ठीक है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, कोई भी फैक्ट्री में काम करना, चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। कोई भी एडोलसेंट अगर यहाँ पे है, एडोलसेंट मतलब यहाँ पे एबव 14 और बिलो 18, तो उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस यहाँ पे लेना होगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो, या फिर एक टोकन लेना होगा जो कि उस सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को रिफर किया जा रहा हो, एक टोकन में उनको लेकर फैक्ट्री में काम करना होगा। तो वो जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो ग्रांट कौन करता है, यहाँ पे सर्टिफाइंग सर्जन वहाँ पे ग्रांट करता है, उनके फिटनेस लेवल को देख के ये ग्रांट करता है, और उसका वैलिडिटी रहता है 12 महीना के लिए। 12 महीने के बाद इसको रिन्यू करना पड़ता है, और रिन्यू करने के बाद भी वो जो रिन्यूअल जब होता है उसके बाद भी 12 महीना का भी उसका भी वैलिडिटी रहता है। तो न्यू सर्टिफिकेट और रिन्यूड सर्टिफिकेट वो सारे का वैलिडिटी आपका है 12 मंथ। ठीक है, तो अगर कोई फ़ी यहाँ पे देना पड़ रहा है इस केस में, अगर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को निकालने में कोई फ़ी यहाँ पे देना पड़ रहा है, तो वो यहाँ पे ऑक्यूपायर देगा। कोई भी चार्जेस वहाँ पे एम्प्लॉई को नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी चार्जेस वहाँ पे वो जो एडोलसेंट वर्कर है उसको नहीं उठाना पड़ेगा, ये सारे चार्जेस यहाँ पे ऑक्यूपायर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है एनी एडोलसेंट
below the age of 17 years, if granted a certificate of fitness to work as an adult, shall be prohibited to work in between 7 PM and 6 AM। अगर कोई एडोलसेंट है जिसका एज यहाँ पे बिलो 17 ईयर्स है, ठीक है, तो 17 साल के कम, 17 साल से कम अगर कोई एडोलसेंट है तो वहाँ पे उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अगर दिया जा रहा है एडल्ट का, वर्क एज एन एडल्ट उसको एडल्ट के हिसाब से उसका फिटनेस अगर है, फिटनेस लेवल, और वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट उसको मिल चुका है, ग्रांट हो चुका है, तो उस केस में उसको प्रोहिबिटेड है कब, रात को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो काम पे नहीं जा सकता। पर ये जो लिमिट है ये स्टेट गवर्नमेंट इसको वैरी कर सकता है। पर इस यहाँ पे फीमेल एडोलसेंट के केस में कम्प्लीटली ये जो प्रोहिबिशन है, जो भी जो वैरी करता है स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई भी लिमिट यहाँ पे वैरी करता है, वो फीमेल एडोलसेंट के केस में रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वो काम नहीं कर सकते। उस केस में फीमेल एडोलसेंट के केस में भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी वैरी नहीं ला सकता इस टाइम के अंदर, ठीक है। इस टाइम के अंदर वो फीमेल एडोलसेंट कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन के केस में डेली वर्किंग आवर्स यहाँ पे है 4.5 आवर्स, और स्प्रेड ओवर है रेस्ट इंटरवल को मिला के 5 आवर्स। तो यहाँ पे चिल्ड्रन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन बिटवीन 10 PM एंड 6 AM। तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यहाँ पे चिल्ड्रन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चिल्ड्रन यहाँ पे 2 शिफ्ट उनके लिए हो सकता है दिन में, ठीक है। तो दिन में या रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तो प्रोहिबिटेड है, उसके अंदर यहाँ पे 2 शिफ्ट हो सकता है। और शिफ्ट में जो रिलीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 30 डेज, विदिन 30 डेज कोई भी रिले में चेंज नहीं होगा, ठीक है। कोई अगर चेंज यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं, ऑक्यूपायर, अगर यहाँ पे कोई चेंज यहाँ पे एम्प्लॉयर या फिर ऑक्यूपायर करते हैं तो 30 दिन से पहले ही उनको पता लग जाना चाहिए, उनको पता देना चाहिए कि यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है फीमेल चाइल्ड के केस में बिटवीन 7 PM एंड 8 AM। तो रात को 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक फीमेल चाइल्ड कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और जो रजिस्टर एक होता है चाइल्ड वर्कर के लिए, ये मेंटेन कौन करता है, फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है ये वहाँ पे रजिस्टर को मेंटेन करता है। रजिस्टर में उनका नाम, उनका एड्रेस, साथ ही साथ जो भी वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, हाजरस कंडीशन वहाँ पे है क्या नहीं, वो सारे वहाँ पे मेंशन रहता है रजिस्टर में, ठीक है। तो ये हो गया चाइल्ड वर्कर के केस में। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर VIII एनुअल लीव विथ वेजेस। तो यहाँ पे 78 से लेकर सेक्शन 84 तक ये है एनुअल लीव विथ वेजेस। तो फर्स्ट आपका है प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई टू वर्कर्स इन एनी फैक्ट्री ऑफ एनी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो एनुअल लीव विथ वेजेस, ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी फैक्ट्री में यहाँ पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट का जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स लागू होता है एनुअल रिगार्डिंग द एनुअल लीव विथ वेजेस। तो फर्स्ट इज योर एनुअल लीव विथ वेजेस। यहाँ पे एलिजिबिलिटी, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, मिनिमम यू हैव टू वर्क फॉर 240 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। आपको प्रीवियस कैलेंडर ईयर में मिनिमम 240 डेज आपको काम करना है, ताकि आप नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में आप कोई एनुअल लीव विथ वेजेस पा सकें। तो यहाँ पे एडल्ट के केस में कितना आपको मिलेगा रेट, यहाँ पे एनुअल लीव आपका रेट कैसे कैलकुलेट होता है एडल्ट के केस में, 1 डे लीव फॉर एवरी 20 वर्किंग डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। अगर ये एलिजिबल है, मतलब अगर ये प्रीवियस कैलेंडर ईयर में मिनिमम 240 डेज काम किया है, तो अडल्ट के केस में यहाँ पे उसको मिलेगा हर 20 दिन में 1 दिन का एनुअल लीव विथ वेजेस कैलकुलेट होगा इस रेट में, ठीक है। तो चाइल्ड के केस में क्या है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये दोनों। तो चाइल्ड के केस में यहाँ पे है हर 15 दिन में, जो अगर ये एलिजिबल है तो हर 15 दिन में यहाँ पे 1 डे लीव चाइल्ड को मिल रहा है। तो ये जो कैलकुलेट किया जा रहा है प्रीवियस कैलेंडर ईयर को बेस करके ये दिया जा रहा है नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, अगर कोई लीव आप लेते हैं, ले ऑफ, डेज ऑफ ले ऑफ, जो कि आपका स्टैंडिंग ऑर्डर्स के हिसाब से परमिसिबल है, परमिट किया, मतलब परमिट है आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंडर। और कोई भी फीमेल वर्कर यहाँ पे अगर मैटरनिटी लीव ले रहा है, फिलहाल यहाँ पे मैटरनिटी लीव तो 26 वीक्स का है, पर यहाँ पे मैक्सिमम 12 वीक्स का मैटरनिटी लीव यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन में। और अगर कोई लीव आप अर्न कर रहे हो पिछले साल ईयर प्रायर, तो प्लीज़ ये आप जिस दिन से लीव अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आप कोई भी अगर लीव यहाँ पे अर्न कर रहे हो उससे पहले, जब आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले, तो
उस हिसाब से भी वो भी आपका बस कंप्यूटेशन के लिए कैलकुलेट होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंटेन करने के लिए कैलकुलेट होगा। पर कंप्यूटेशन के लिए आपका जो लीव यहाँ पे एक दिन जो रेट है, ठीक है, ये रेट को कैलकुलेट करने के लिए ये कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, कंप्यूट नहीं किया जाएगा, बस यहाँ पे एलिजिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्राइटेरियाज। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है इन केस ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल सच पेमेंट शैल बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड वर्किंग डे। तो डिस्चार्ज और डिसमिसल के केस में आपका सेकेंड वर्किंग डे से पहले आपका जो एनुअल लीव हुई की वजह से अगर आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है या फिर डिसमिस कर दिया गया है, तो उसके हिसाब से जितने दिन का आपको लीव मिलना चाहिए उसके हिसाब से आपको उसी रेट में, आपको जिस रेट में आपका नॉर्मल पेमेंट था उसी रेट में आपको ये पेमेंट आपको मिल जाना चाहिए उस लीव का। ठीक है, तो सेकेंड वर्किंग डे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको वो पेमेंट मिल जाना चाहिए। इन केस ऑफ सुपर अन्वेषण, अगर आपका सुपर अन्वेषण हो रहा है या फिर डेथ हो गया सर्विस करते करते, ठीक है, तो ये जो पेमेंट है, जो एनुअल लीव आपका जितना था उसका पेमेंट आपको 2 महीने के अंदर अंदर, वो जो इंसिडेंट हुआ सुपर अन्वेषण या फिर डेथ, उसके अंदर अंदर आपको या फिर आपका नॉमिनी जो भी है उनको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव दैट मे बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो कितने दिन का लीव यहाँ पे आपको नेक्स्ट ईयर को फॉरवर्ड किया जा सकता है। यहाँ पे एडल्ट के लिए मैक्सिमम 30 डेज आपका अगर लीव बच गया है पिछले ईयर में तो आप नेक्स्ट ईयर को उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 डेज फॉर एडल्ट, एंड फॉर चाइल्ड इट इज मैक्सिमम 40 डेज ऑफ लीव दैट कैन बी फॉरवर्डेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो द पेमेंट इन एडवांस, व्हाट विल बी द पेमेंट इन एडवांस इफ यू आर गोइंग फॉर लीव। मिनिमम यहाँ पे 4 डेज लीव का यहाँ पे आपका है, अगर आप मिनिमम 4 दिन लीव ले रहे हैं तो अगर आप एडल्ट के केस में मिनिमम 4 डेज और चाइल्ड के केस में मिनिमम 5 डेज, तो 5 दिन का लीव के लिए चाइल्ड के केस में आपको मिनिमम एडवांस दिया जा सकता है, और 4 डेज यहाँ पे अगर आप मिनिमम लीव ले रहे हैं उसी हिसाब से आपको एडवांस दिया जा सकता है एडल्ट के केस में। अगर एडल्ट यहाँ पे 3 दिन का लीव ले रहा है तो भी उसको एडवांस नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे चाइल्ड 4 दिन या फिर 3 दिन या फिर 2 दिन, इसके केस में भी चाइल्ड को यहाँ पे एडवांस नहीं मिलेगा। मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया 4 डेज और 5 डेज है एडल्ट और चाइल्ड के केस में। तो नेक्स्ट आपका है चैप्टर IX जो कि आपका स्पेशल प्रोविजंस है। यहाँ पे सेक्शंस आपका है फ्रॉम 85 टू 91A। फर्स्ट यहाँ पे नोटिस ऑफ सर्टन एक्सीडेंट्स जो कि आपका है सेक्शन 88। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या नोटिस यहाँ पे है। कोई एक्सीडेंट के केस में इफ द पर्सन इंजर्ड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग फॉर अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स। सो यहाँ पे प्रिवेंशन, अगर आपका कोई इंजरी हुआ है, मिनिमम अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बाद अगर मिनिमम आप 48 आवर्स से एब्सेंट रहे, काम नहीं करने के लिए गए, अगर आप 48 आवर्स तक उस एक्सीडेंट के हिसाब से आपको एब्सेंट रहना पड़ा मिनिमम, तो यहाँ पे मैनेजर एक नोटिस देगा, जो भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज़ हैं उनको मैनेजर नोटिस देगा रिगार्डिंग दिस एक्सीडेंट। इफ़ एनी नोटिस गिवन रिलेट्स टू डेथ, तो यहाँ पे अगर आपका एक्सीडेंट में अगर डेथ हो गया है तो उस केस में इंक्वायरी होगा कितने दिन के अंदर अंदर, जब वो नोटिस रिसीव करेंगे उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका इंक्वायरी होगा। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर उसका रीजंस क्या है, आपका डेथ का रीज़न क्या है, उस हिसाब से आपका इंक्वायरी किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी अगर डेंजरस ऑकरेंसेस है, यहाँ पे 88A के अंदर आपका आ रहा है डेंजरस ऑकरेंसेस, हाजरस प्रोसेस, ये जो भी है यहाँ पे उसका नोटिस कौन प्रोवाइड करेगा, मैनेजर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इसका भी कोई एक्सीडेंट के केस में भी या फिर डेथ के केस में भी मैनेजर प्रोवाइड कर रहा है, और डेंजरस ऑकरेंसेस के केस में कोई हाजरस प्रोसेस या फिर है तो उस केस में भी यहाँ पे मैनेजर प्रोवाइड कर रहा है नोटिस। सो हियर स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट ए कॉम्पिटेंट पर्सन हु इज़ गोइंग टू इंक्वायर इनटू कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट और डिजीज। अगर कोई कॉजेस यहाँ पे एक्सीडेंट का है या फिर डिजीज का है, उसको इंक्वायर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर रहा है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है। ही हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट, उसका सिविल कोर्ट के सारे पावर्स ये कॉम्पिटेंट पर्सन के पास होगा। तो ये रिपोर्ट देगा स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द इंक्वायरी, ही हैज़ टू रिपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट। देन द इंस्पेक्टर हैव द पावर टू टेक सैंपल्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस used in the factory. If any substances which are going to be hazardous, then inspector, if any doubt arises by the inspector, so inspector can take the samples of any substances and send them for testing. ठीक है, कि यहाँ पे कोई hazardous process इन्वॉल्व है या फिर नहीं, तो इंस्पेक्टर के पास ये पावर होता है कि कोई भी सब्सटेंसेस का सैंपल यहाँ पे जितने भी अमाउंट का चाहिए वो इंस्पेक्टर यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट
विल बी चैप्टर 11, चैप्टर 10। तो इसके पास एक चैप्टर सिर्फ है, बहुत ही जल्दी ये वीडियो ख़त्म होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट चैप्टर 10 यहाँ पे पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम सेक्शन 92 टू 106A। तो यहाँ पे जो भी आपका इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वो सारे मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी जो इम्पोर्टेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइजली उसको छोड़ के जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कोई कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिकेटेड वे में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आपका है पेनल्टीज़। तो पेनल्टीज़ क्या क्या है? पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को रोकने के लिए, कोई भी इंस्पेक्टर अगर इंक्वायरी कर रहा है या फिर इंस्पेक्टर अगर उसका कोई ड्यूटी यहाँ पे कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए विलफुल्ली यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकता है अप टू 6 मंथ्स, और फाइन आपको पड़ सकता है मैक्सिमम अप टू 10,000। यहाँ पे और लिखा गया है, ठीक है। आपको इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर फाइन होगा या फिर दोनों भी, आप इम्प्रिजनमेंट भी हो सकते हो और फाइन भी मैक्सिमम यहाँ पे 10,000 यहाँ पे दे सकते हो। तो नेक्स्ट आपका है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावीनिंग द प्रोविजंस। तो यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी प्रोविजंस यहाँ पे कॉन्ट्रावीन कर रहा है, जो प्रोविजंस है ये तीन प्रोविजंस के लिए बेसिकली है। फर्स्ट आपका जो है सेक्शन 41B के अंदर आपका कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेंजर्स हेल्थ हैजर्ड्स बाय द ऑक्यूपायर। अगर यहाँ पे ऑक्यूपायर यहाँ पे कंपलसरी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, अगर कोई हेल्थ हैजर्ड्स या फिर डेंजरस कंडीशन है तो उसको रिगार्डिंग अगर ऑक्यूपायर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू hazardous प्रोसेस। तो hazardous प्रोसेस में ऑक्यूपायर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारे अगर वो कंट्राविन कर रहा है, वो सारे अगर वो नहीं निभा रहा है अंडर सेक्शन 41C। तो नेक्स्ट आपका है अंडर सेक्शन 41H। तो वर्कर्स का राइट है कि वो वार्न कर सके इमिनेंट डेंजर को, ठीक है। अगर कोई डेंजर आने वाला है, अगर कोई डेंजर हो रहा है, अगर कोई एक्सीडेंट का चांसेस हैं तो उसको वर्कर वार्न कर सकते हैं। तो उनका राइट भी अगर यहाँ पे छीना जा रहा है, वो अगर वार्न करने के लिए सक्षम नहीं है तो उस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। बेसिकली दिस इज फॉर द ऑक्यूपायर एंड एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 7 साल के लिए, एंड साथ ही साथ आपको फाइन मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए देना पड़ सकता है, किसको? ऑक्यूपायर को, ठीक है। तो इस केस में कंटिन्यूस अगर आप अगर ये आपका पनिशमेंट मिलने के बाद भी अगर आप कंट्राविन कर रहे हो तो पर डे हिसाब से पर डे आपको 5,000 मैक्सिमम आपको फाइन देना पड़ सकता है। अगर 1 साल के बाद ये जो आपका आप भूल किए, ये जो आपका रॉन्ग डूइंग्स है, उसके 1 साल के बाद भी अगर आप वही चीज़ें कंटिन्यू किए, वही मिस्टेक्स आप कंटिन्यू किए, तो आपको 10 साल के लिए सज़ा हो सकता है, जेल में आप 10 साल के लिए जा सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपायर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है पेनल्टी फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। तो फॉल्स सर्टिफिकेट को यूज़ करने के लिए आपका पेनल्टी क्या है? कोई भी फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 2 महीने की सज़ा हो सकता है जेल, और मैक्सिमम यहाँ पे फाइन आपका ₹1,000 यहाँ पे आप दे सकते हो, और बोथ, ठीक है, दोनों भी हो सकता है। पेनल्टी फॉर परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड। अगर यहाँ पे कोई भी पेरेंट या फिर कोई भी गार्डियन या फिर कोई भी जो कि यहाँ पे एंजॉय कर रहा है वो जो वेजेस है चाइल्ड का, तो वो अगर यहाँ पे उसका कंसेंट है कि चाइल्ड उसके जानने के बाद 2 जगह में एम्प्लॉयड हैं, कोई 2 फैक्ट्री में एक टाइम पे यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, तो उस केस में उसको यहाँ पे फाइन देना पड़ सकता है अप टू ₹1,000, ठीक है। 1,000 रुपया उसको फाइन देना पड़ सकता है, कोई भी पेरेंट या फिर गार्डियन को, सिर्फ अगर उसका कंसेंट होने के बाद ही अगर चाइल्ड यहाँ पे 2 जगह में 2 फैक्ट्री में यहाँ पे एम्प्लॉयड है। तो ये हो गया आपका डबल एम्प्लॉयमेंट, जो कि मैं बोला था कि डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड भी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है ऑफेंसेस बाय वर्कर्स। अगर वर्कर के केस में कोई ऑफेंस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इफ़ एनी वर्कर कॉन्ट्राविन्स एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स और ऑर्डर्स। अगर कोई भी वर्कर कोई भी प्रोविजन या फिर रूल को यहाँ पे कॉन्ट्राविन कर रहा है, या फिर विलफुली, ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ये आपका सेक्शन 111 से है, ठीक है, या फिर विलफुली इंटरफेयर और मिसयूज एनी अप्लायंसेस फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी और वेलफेयर, और willfully endanger himself or others and willfully neglect any safety measures। तो ये सारे केसेस में आपको फाइन मैक्सिमम देना पड़ सकता है अप टू ₹500, ठीक है। तो सेक्शन 111 में आपका ओब्लिगेशंस है
तो उसको इंक्लूड करते हुए बाकी भी जितने भी आपका प्रोविजंस है उसको भी अगर कोई वर्कर यहाँ पे कॉन्ट्रावेंट कर रहा है तो उस केस में प्रोविजंस या फिर रूल्स को, तो उसको मैक्सिमम फाइन ₹500 देना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट आपका लास्ट चैप्टर है सप्लीमेंटल। तो यहाँ पे 107 से लेकर 120 सेक्शन तक है आपका लास्ट चैप्टर में, पर यहाँ पे मैं 2 सेक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये 2 ही आपका लास्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट था। पहला आपका है 107 के अंदर आपका अपील, जो कि आपका मैनेजर कर सकता है किस केस में। तो मैनेजर को अगर यहाँ पे मैनेजर अपील कर सकता है अगर उसको कोई भी ऑर्डर यहाँ पे उसको दिया जा रहा है बाय द इंस्पेक्टर या फिर ऑक्यूपायर, उसके अगेंस्ट ये अपील मैनेजर कर सकता है। कोई भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, उसको ये अपील कर सकता है विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर। तो ऑर्डर जिस दिन सर्विस किया गया उसके हिसाब से 30 डेज के अंदर अंदर ये मैनेजर यहाँ पे अपील कर सकता है टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी against the any service any order served by the inspector or occupier। तो नेक्स्ट यहाँ पे है obligations ऑफ वर्कर्स। तो जो कि मैं बोला था सेक्शन 97 में आपका दिया गया था उसके रिगार्डिंग, तो उसको मिला के उसको छोड़ के सिर्फ ये तीनों पॉइंट में ओब्लिगेटरी है आपका। इफ़ एनी वर्कर कॉन्ट्राविन्स द प्रोविजंस लाइक, ये तीनों पॉइंट अगर कोई कॉन्ट्राविन कर रहा है, ये तीनों पॉइंट क्या है, वही आपका विलफुली इंटरफेयरिंग या फिर मिसयूजिंग एनी अप्लायंसेस यूज्ड फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर, या फिर विलफुली एंडेंजरिंग एनीवन, या फिर विलफुली नेग्लेक्टिंग एनी हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स। ये तीनों केसेस में आपका इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 months और फाइन यहाँ पे अप टू रुपीज़ यहाँ पे 100 और बोथ, ये दोनों आपको भी हो सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई यहाँ पे ज़्यादा भी अगर कोई यहाँ पे ये जो लास्ट में आपको प्रोवाइड किया गया कि उसको मिला के ये जो है उसको सेक्शन 111 को मिला के भी अगर कोई भी प्रोविजन को यहाँ पे कोई कॉन्ट्रावेंट कर रहा है तो उस केस में उसको मैक्सिमम फाइन यहाँ पे 500 भी देना पड़ सकता है। पर यहाँ पे ओब्लिगेशन के केस में यहाँ पर मैक्सिमम 100 या फिर 3 महीने की आपको सज़ा हो सकता है या फिर बोथ। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका फैक्ट्रीज एक्ट कंप्लीट हुआ। आई थिंक मैं सारा जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है मैं आपको सभी प्रोविजंस प्रोवाइड कर सका। ये जो वीडियो है 3 वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो खुश रहिए और प्रिपरेशन आपका जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।